मिश्रा जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से अपना जो है वो करते रहेंगे, इस तरह से योगदान करते रहेंगे। माँ पीताम्बरा के इस पावन धरती को भी प्रणाम करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी ओम। राम कृपाल साहब जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम माँ पितराम के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और योगाहार परिवार के कार्य में व्यस्त रहे। जी ओम। आदरणीय मिश्रा जी एवं पटेल साहब राम कृपाल जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। समस्त सदन को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय मिश्रा जी और राम कृपाल भैया जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की हमारे योगाहार परिवार को शुभेच्छा। ओम प्रणाम। अगला सत्र की तरफ बढ़ते हैं। दिनेश जी कृपया इसको आगे बढ़ें। जी आदरणीय, आप सभी को नमन करते हुए को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, ओम प्रणाम। आदरणीय, आप सभी को पुनः पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। और इस शुभ संयोग पर आदरणीय योगाचार्य जी का, आदरणीय राम कृपाल पटेल जी का हम जन्म दिवस मना रहे हैं। और इसी अवसर पर आज हम जैव विविधता संरक्षण पर वार्तालाप कर रहे हैं। और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय सुंदराराम जी पटेल उपस्थित हो चुके, वर्मा जी, सुंदराराम वर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं। और साथ में सेठपाल जी, पद्मश्री सेठपाल जी, पद्मश्री सुंदराराम वर्मा जी और संभवतः पद्मश्री नेकराम शर्मा जी भी उपस्थित होने जा रहे थे, ऐसा कॉल उनका आया। तो आप सभी की तरफ से भी आदरणीय पटेल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस पर। आज ये शुभ संयोग है कि हम पर्यावरण संरक्षण के समग्र पहलुओं पर वार्ता करने जा रहे हैं। और ये कामना करते हैं कि आदरणीय वर्मा जी का वहाँ पे नेटवर्क अच्छा रहे। आदरणीय वर्मा जी सीकर जिले जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से एक अभिनव किसान हैं। आपने कई यानी सैकड़ों 700 से अधिक बीजों का आपने संग्रह किया है और 15 से अधिक जो दुर्लभ प्रजातियां राजस्थान की हैं उन पे काम किया है, उनका संरक्षण किया है। 60,000 तो तब आप जबकि आपको पद्मश्री मिला था, उस से पहले आपने पेड़ों को एक जंगल का एक रूप दिया था। और अभी 300 से अधिक हेक्टेयर में आप जो सरकार के द्वारा वन स्थापित किए जा रहे हैं उस पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने न्यूनतम जल से वृक्ष को जीवंत बनाने की जो तकनीकी इजाद की है उसको आगे बढ़ाया है। वो रेप्लिकेट हो रही है राजस्थान के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी, और कई आपके फॉलोवर्स हैं। और एक अन्य बात ये भी है कि आपकी पत्नी भगवती देवी जी का भी प्रयास रहा है कि वो भी किसानों को कुछ अनुभव भेंट दें। तो आपने जो प्राकृतिक ढंग से दीमक पर नियंत्रण के लिए जो तकनीक सामने लाई हैं उस पर भी राष्ट्रीय स्तर पर आपको सराहा गया है और पुरस्कार मिला है। तो इन बिंदुओं के साथ मैं आदरणीय सुंदराराम जी वर्मा का आप सभी योगाहारी सदस्यों के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और ये निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपना माइक खोलिएगा और हो सके तो वीडियो भी आप ऑन कर लीजिएगा। और आज अपनी वार्ता, तो आपने वनों का वनीकरण किया है, प्लांटेशन किया है, जैव विविधता का संरक्षण किया है और इन्हीं के माध्यम से जल संरक्षण आपने किया है बड़े स्तर पर। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। और आज हम योगाहार के 5वें
वर्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप पहले भी योगाहार में आए थे और हमने पहले भी आपको सुना और आज पुनः हम आपको सुनने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही सर, आ रही आवाज। हाँ हाँ हाँ। पहले तो सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाला नव वर्ष हम सभी के लिए खुशहाली लेगा और आप पुनः शुभकामनाएं। वैसे जैसा कि आपने चर्चा की पानी वाली टेक्निक और जल संरक्षण, जल संग्रह, जैव विविधता आज के जो हमारा वार्ता जो विषय है उसको हम से चर्चा करेंगे। संक्षेप में आवाज कटने लगी सर। आवाज साफ नहीं आ रही भैया आपकी। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। आवाज साफ नहीं है? जी हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा निकट रखिएगा मोबाइल को, क्योंकि पहले तो स्पष्ट आ रही थी, अभी कट रही है आवाज। हाँ, निवेदन कर रहा कि जो एक टेक्निक है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब राजस्थान की बात आती है तो सबसे पहले जो पानी है उस पर चर्चा होती है कि पूरे देश का 1% पानी है राजस्थान में और करीब 12% से ज्यादा उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें 8 करोड़ के लगभग निवास करते हैं और लगभग 8 करोड़ ही पशु हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सभी मुख्य हैं, 4 चीजें। और जो राजस्थान का एक आर्थिक जो ढांचा है वो पशुपालन पर भी निर्भर है और पशुपालन जो है वो पूरी तरह से वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है और वर्षा आधारित खेती में अकाल पड़ते रहते हैं और इसके साथ साथ जो पेड़ हैं उन लैब वो हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं। अनम्यूट कर लें आप आदरणीय जी। हाँ सर, आपका माइक म्यूट हो गया है, यानी बंद हो गया है, और वो जो छोटी सी कैप्सूल बनी है उस पर फिर से आप टच कर लीजिएगा। सर अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो कृपया माइक को ऑन कर लीजिएगा। जो छोटा सा कैप्सूल है उसको फिर से टच कर लीजिएगा। हाँ सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप बोल रहे होंगे लेकिन शायद आपका जो ना माइक बंद हो गया है। एक बार फिर से टच कर लीजिएगा, से ऑन कर लीजिएगा। आदरणीय नारायण मीना जी, आपका भी माइक बंद कर दीजिए। नारायण मीना जी खोल लेते हैं आप। मैं बंद करता हूँ, आप खोल लेते हैं। प्लीज आप बंद रखें। जिनको ये जो आपके सामने आदरणीय, आपके सामने एक कैमरा बना है, एक कैप्सूल बना है। कैप्सूल के आड़ी रखी लगी है, उसको टच 20 वर्ग मीटर जगह घेरता है। तो जैसलमेर में भी करीब 1,500 से लेके 2,000 लीटर पानी एक साल में एक पौधे के चारों ओर रहता है। ये आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर।
अभी आवाज आ स्वाभिमान रही है? संस्थान जो है, स्वाभिमान आवाज आ रही है? संस्थान के नाम से भी माइक ऑन है, इसलिए आवाज थोड़ा कट रही है, इसलिए हाँ, जो आवाज आ रही है सर? एक मिनट सुनिए, एक बंद कर दीजिए। एक मेरी मोबाइल आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है। हाँ, आप आवाज आ रही है। अगर स्वाभिमान संस्थान भी आप ही का मोबाइल है तो उसका माइक बंद कर लीजिएगा, और जो हाँ, हाँ, आपका हाँ, जी 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 हाँ, ठीक है सर, ठीक। हाँ ठीक है, ठीक। जी सुन पा रहे हैं हम आपको। तो इस तरह से हम इस तरह से को हम पेड़ों को बड़ी संख्या बढ़ा रहे हैं। और जब ये पुरस्कार मिला तो थोड़ी काम की पहचान HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन संस्थाओं ने सहयोग किया और हम हर वर्ष इस समय 50,000 पौधे एक साल में लगा रहे हैं। तो आगे ये संख्या और बढ़ेंगी, ज्यों-ज्यों संस्थाएं साथ में आएंगी और बढ़ेंगी। हमारे पास एक्सपर्ट टीम तैयार करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं और पेड़ों की संख्या बढ़ती है और अब तक हम 2 लाख पौधे लगा चुके हैं इन कुछ 3-4 सालों में। इसके साथ में जो आज का विषय है, जैव विविधता संरक्षण। वैसे जैव विविधता एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, जिसके अर्थ भी बहुत व्यापक हैं, लेकिन एक किसान के रूप में मैं कृषि जैव विविधता पर चर्चा करना चाहूँगा। और भारत सरकार ने जो प्राकृतिक खेती की अवधारणा शुरू की है और बड़े पैमाने पर इसको लागू किया गया है, तो उसकी जो पहली प्राथमिकता है वो होती है देसी किस्में। और देसी किस्में जो हैं वो इसलिए होती हैं कि उनमें बहुत सारे जो गुण हैं, जैसे रोग रोधकता, सूखा सहन करने की, अधिक बरसात में भी वो चल सकते हैं और कम बरसात में भी चल सकते हैं। तो ऐसी विशेषताओं के कारण प्राकृतिक खेती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें मैं 2 बात कहना चाहूंगा कि 2 तरह के किसान होते हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं। एक तरह के किसान वो होते हैं कि मुझे देसी किस्म बोनी है क्योंकि उसकी गुणवत्ता ध्यान में रखना है, चाहे उसकी पैदावार कम हो या पैदावार ज्यादा हो। ऐसे बहुत थोड़े किसान होते हैं और उन किसानों के कारण से ही ये जैव विविधता बची हुई है। लेकिन जो आम किसान होता है उसकी सोच ये होती है कि मुझे पैदावार भी ज्यादा चाहिए, मुझे आमदनी भी ज्यादा चाहिए। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है और अगर हमें इसका व्यापक रूप से उपयोग करना है जैव विविधता का, तो हमें बहुत सारे काम करने होंगे। हमें बहुत अच्छी किस्में तैयार करनी होंगी जो हाइब्रिड किस्में हैं उसका मुकाबला कर सके। और इसमें 2 बातें प्रमुख हैं कि हमने जो संकलन किया है, 20 साल पहले संकलन, 25 साल पहले संकलन किया है, वो पूरे राजस्थान में जो 15 फसलें प्रमुखता से बोई जाती है, जिसमें अनाज भी है, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, जिसमें तिलहन भी है, सरसों है, तिल है। और राजस्थान में तो मुख्य रूप से ये 2 ही चीजें होती हैं। और सोयाबीन का जो एरिया है वो थोड़ा जहाँ अच्छा पानी है, मध्य प्रदेश की सीमा के पास में, वहाँ बोई जाती है। तो उसके अलावा दलहन है, जो चना है, मूंग है, मोठ है, चौला है, इस तरह की जो फसलें हैं वो। और इसके साथ में मसाले की फसलें जो राजस्थान की प्रमुख सीड स्पाइसेज हैं, जिसमें जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी ये हैं और बड़ी मात्रा में निर्यात भी होता है, पूरे देश को सप्लाई होता है। भले ही यहाँ थोड़ा पानी बरसे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो इन सब चीजों का संकलन करने की कोशिश की और संकलन भी इस तरह से किया कि कोई बीमार खेत दिखा किसी भी तरह का और उसमें कोई पौधे बच गए जो रोग रोधक थे या कीट रोधक थे, इस तरह के जो पौधे बचे, ऐसे पौधों का हमने संकलन किया और 15 फसलों की 700 से अधिक प्रजातियां इकट्ठी की
और उनका करेक्टराइजेशन करके पहले तो जीन बैंक में सुरक्षित संरक्षित किया, और उसके बाद में जब अध्ययन किया तो एक दो चीजें ऐसी मिली जो विकसित किस्मों से अच्छी पैदावार देती थी और अच्छी गुणवत्ता थी। तो ऐसी किस्मों का हमने चयन किया, और एक भारत सरकार का विभाग है जो देसी किस्में हैं और उनको वो प्रमोट करते हैं, लेकिन उसके पहले वो अध्ययन करते हैं पूरे देश भर में, जहाँ क्षेत्र है उनका, वहाँ वो अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन में वो अगर किसान के लिए फायदेमंद पाया जाता है तो उसको, जो विकसित किस्में हैं, उसी तरह से उनको अधिकार दिए जाते हैं कि वो किसानों को दिया जा सकता है और उसका मार्केटिंग भी की जा सकती है। तो ऐसी किस्मों में हमने तैयार की हैं, और उस विभाग का नाम PPV&FRA है, कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। तो इस तरह की जो वो विभाग देता है, तो ऐसी किस्में हमने तैयार की हैं जिसमें किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। इसके बीच में हमारा जो किस्में तैयार करने का एक और तरीका है। क्या होता है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, उसी के अनुरूप जो किस्में हैं, जो किसी भी फल हो या अनाज हो या सब्जी हो या दलहन हो या तिलहन हो, वो अपने आप प्राकृतिक रूप से उनमें बदलाव होता है, लेकिन होता बहुत कम है। आप एक ही देसी चीज को लगातार बोते रहिए, थोड़ी सी मात्रा में बोते रहिए, आप अगर निरंतर ध्यान रखते हैं तो 5 से 25 साल, 5 साल भी लग सकते हैं कम से कम, और अधिकतम 25 साल भी लग सकते हैं, उनमें एक बदलाव आएगा, जबरदस्त बदलाव आएगा, और उस बदलाव को अगर हमने पकड़ लिया तो उससे बहुत अच्छी किस्में तैयार हो सकती है, और हमने ऐसी ही किस्में तैयार की हैं। कोई भी वैज्ञानिक 5 से 25 साल तक का इंतजार नहीं कर सकता। वो या तो 2 वैरायटियों के क्रॉस से 2-3 साल में वैरायटी तैयार करना चाहता है, या वो कैथोड रेज डालकर उससे नई वैरायटी तैयार करता है, या केमिकल में डुबोकर तैयार करता है। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो बदलाव होता है वो बहुत मजबूत होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसी तकनीक से हमने जो कई विकसित किस्में की है, उनमें पैदावार भी बहुत अच्छी है और गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। तो ऐसी किस्में हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमने जो किस्में तैयार की हैं उनमें मुख्य रूप से काबली चने की एक किस्म है, और ये किस्म इसका जो टेस्ट वेट है, यानी 1000 दानों का वजन है, वो करीब 500 ग्राम है। हर चना आधा ग्राम का होता है, और इस स्टैंडर्ड का चना केवल बाहर से आयात होता है। इतना मोटा चना हमारे यहाँ कोई विकसित किस्म नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण किस्म है, और इसको बहुत कम पानी और कम समय में उगाया जाता है। ये 2 विशेषताएं और हैं इसमें। खाने में बहुत टेस्टफुल होता है। तो एक ये चने की किस्म, और इसने वो भारत सरकार ने जो कहा, PPV&FRA है विभाग, उसने इसको अपूर्व कर दिया है। तो हम इसकी मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं। सभी पूरी तरह से जो भी नियम है बीज के कि किस तरह से उसको तैयार करते हैं, उसी तरह से हम तैयार करके इस देसी किस्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ में हमारे पास गंवार की किस्म है, क्लस्टर बीन, और ये गंवार की को आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा इसमें गोंद की मात्रा है, गम कंटेंट। यानी जो गंवार की जो कीमत होती है वो गोंद पर निर्भर है कि उसमें कितना होता है, उसी पे उसकी कीमत निर्धारित होती है। और गम जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात होता है। तो हमारी वैरायटी पैदावार तो अच्छी दे ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ में उसमें क्वालिटी, यानी जो गम कंटेंट है वो बहुत अच्छा है और अच्छी क्वालिटी का है। ये सब जो है वो अपने जो विभागीय जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें ये मतलब जो आंकड़े हैं वो तैयार कर किए जाते हैं। इसके साथ में हमने पीली सरसों की वैरायटी तैयार की है।
पीली सरसों का तेल अच्छा होता है, लेकिन किसान इसलिए नहीं बोते ज़्यादा कि उसकी जो पैदावार है वो कम होती है। हमारी किस्म में बहुत 2-3 अच्छी मतलब ख़ासियत है उसमें। उसमें क्या होता है कि एक तो तेल की मात्रा है वो 44% है। 44% वाली कोई भी किस्म अभी तक कोई रिलीज़ नहीं है कि जो रिलीज़ वैरायटी जो अच्छी पैदावार देने वाली है, उसमें 44% तक तेल है। दूसरी विशेषता ये है कि उसमें यूरुसिक एसिड जो हार्ट के लिए हानिकारक होती है, वो बहुत कम मात्रा में है। तीसरी बात ये है कि उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो विटामिन्स होते हैं, वो अच्छी मात्रा में है। और चौथी जो अच्छी सबसे बात है वो ये है कि उसमें रोड़ी रोग नहीं लगता। रोड़ी रोग के प्रति रोधक है, तो हमें दवा नहीं छिड़कनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए या नेचुरल फार्मिंग के लिए वो किस्म बहुत अच्छी है। ये तो तेल की मात्रा अधिक है, उसकी मार्केट वैल्यू जो बाजार में है वो काली सरसों से करीब 1000 से लेके 1500 रुपए तक जाता है। तो जो ज्यादा कीमत है उससे ही उसका खर्चा निकल जाता है। 25 क्विंटल 1 हेक्टेयर में होती है तो 25,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए अगर ज्यादा मिलते हैं तो वो खर्चा पूरा उसी में निकल जाता है। और तेल की मात्रा अच्छी है, पैदावार अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है, तो इस तरह की हम जो किस्म जो तैयार कर रहे हैं वो देसी किस्मों से ही हम तैयार कर रहे हैं। हमने बाजरे की बहुत अच्छी किस्में तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रारंभिक स्टेज में है। और हमने देसी किस्म को जो गेहूं की है वो 2 तरह की है। यहाँ उत्तरी भारत में C306 देसी किस्मों में मानी जाती है, जिसको सरबती गेहूं भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश और सेंट्रल जो इंडिया है उसमें सुजाता नाम की एक देसी किस्म है जो बहुत गुणवत्ता में अच्छी होती है। लेकिन ये दोनों ही किस्में काफ़ी ऊँचाई तक जाती हैं, आड़ी गिर जाती हैं। इनकी पैदावार अच्छी नहीं ली जा सकती, लेकिन मार्केट वैल्यू जो बाज़ार में भाव है, इसकी गुणवत्ता के कारण करीब दुगने हैं। 5000 के आस-पास इसके भाव अच्छी अगर पकी हुई हो तो वो मिल जाते हैं। जबकि दूसरी किस्म के जो गेहूँ होते हैं वो 2500 से 3000 तक ही होते हैं। तो ये किस्म इस किस्म को हमने जो प्राकृतिक रूप से जो बदलाव होता है, उस तरीके से हमने इस गेहूँ को जो मैंने बताया था कि 5 से 25 साल लगते हैं, उस तरीके से हमने इस गेहूँ को तैयार किया है जो आड़ी नहीं गिरेगी। अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इसको तैयार करने में हमें करीब 15 साल लगे हैं, क्योंकि ये स्थिर नहीं हुई थी। जैसा बीज बोते हैं वैसा नहीं आता था। वो फिर वापस ऊँचाई ले लेती थी, लेकिन हमने 15 साल में उसको बोते उसको छाँटते-छाँटते स्थिर कर लिया है। इस साल स्थिर हो गई है और अगले 2-3 सालों में हम इसका जो गेहूँ है वो दे पाएँगे। और ये आड़ी नहीं गिरती है, इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है और गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। और इसी के साथ में हमने मेथी करीब हर वर्ष 10,000 टन मेथी बाहर निर्यात होती है और राजस्थान उसका प्रमुख राज्य है उत्पादक। तो मेथी में छाछिया रोग नहीं लगता। हमने जो तैयार की है उसमें छाछिया रोग नहीं लगता। इस रोग के कारण से दवाएं छिड़कनी पड़ती है तो वो छिड़कनी नहीं पड़ेगी और एक नेचुरल जो फार्मिंग में है उसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकेगा। तो ये इस तरह की जो गुणवत्ता वाली वो जो मेथी की वैरायटी है वो हमने तैयार की है। मिर्च की ऐसी वैरायटी तैयार की है जिसमें पूरे देश में जो कलर वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा गुणवत्ता वाली है। और उसमें चरपरापन है वो बहुत मामूली है, तो खाने में भी अच्छी है। पेट की कई गैस्ट्रिक जो बीमारियाँ ट्रबल होती है उनके लिए वो वैरायटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन 2 साल बाद में हम मेथी, गेहूँ और मिर्च का बीज हम देने की स्थिति में हो पाएँगे। तो ये इस तरह की जो वैरायटियाँ हैं जो हम तैयार कर रहे हैं वो हम मूँग में भी तैयार की है। मूँग में क्या होता है कि ज़्यादा बरसात होती है तो रोग आ जाते हैं और कम बरसात होती है तो वो फ्लोरिंग अच्छी नहीं होती। यानी दोनों ही परिस्थिति में मूँग को नुकसान पहुँचता है, तो हमने
ऐसी देसी वैरायटियां छांट कर तैयार की है जो कम बरसात में भी पैदावार देगी, और बहुत ज्यादा अगर बरसात होती है तो उसमें भी उसके रोग नहीं लगेंगे और वो पैदावार देगी। तो हम इस तरह का काम ये शुरू कर रहे हैं। इसके साथ में जो जैव विविधता है उसका उपयोग, जैसा कि इन्होंने चर्चा की थी कि दीमक का जो कंट्रोल है, क्या होता है कि जब श्रीमती जी लकड़ी लेने जाती थी चूल्हे में जलाने के लिए, तो खेत में कई तरह की लकड़ियां होती हैं। तो उन्होंने अनुभव किया कि जो नीलगिरी की जो लकड़ी है उसके नीचे बहुत सारी दीमक होती है। जहाँ भी वो लकड़ी है वहाँ बहुत सारी दीमक होती हैं, हजारों की संख्या में। एक छोटी सी लकड़ी के डंडे के पास में भी वो इकट्ठी मिलती थी। तो एक लगातार ऐसा हुआ तो सोचा कि शायद दीमक इस लकड़ी को खाना पसंद करती है, तो हम क्यों नहीं इसका उपयोग दीमक के बचाव के लिए किए। तो उन्होंने कुछ लकड़ी के टुकड़े काट कर और अपने गेहूं की फसल के अंदर डाला, 2 कतारों के बीच में आड़ी लकड़ी डाल दी। तो क्या हुआ कि जो दीमक थी वो गेहूं को छोड़कर उस लकड़ी को खाने आ गई और गेहूं की फसल पूरी तरह से बच गई। और उसके बाद में कई फसलों पर इस के लकड़ी के जो टुकड़े थे वो डालकर देखे तो काफी उससे फायदा हुआ, जो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में 3 साल तक हुआ। तो उन्होंने ये पाया कि किसी भी मतलब केमिकल से इसका जो उपयोग है, कंट्रोल है, वो अच्छा है। तो हम इस तरह के जो हैं वो भी हम कर सकते हैं। और इसके साथ में हम जल संग्रह करें, अगर बगीचा लगाएं तो 2 कतारों के बीच में हमें प्लास्टिक मल्चिंग अगर बिछा दें तो थोड़ा सा पानी भी जो बरसेगा वो बहने लग जाएगा, और उसको हम फार्म पॉन्ड में इकट्ठा करके और साल भर तक उसका उपयोग हम सिंचाई में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ जल संरक्षण हो, टर्माइट कंट्रोल हो, या नई किस्मों का विकास हो, या 1 लीटर पानी में वृक्षारोपण हो, इस तरह का हम काम कर रहे हैं और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सरल और संक्षेप में अपने कार्यों का विवरण दिया। हालांकि कार्य जो आपने किए ये दशकों लगे इन कार्यों को बढ़ाने में, कार्य को करने में, और इसको ये बिंदुवार आपने बहुत ही बिंदु मात्र में आपने ये बात रखी है। समय को देखते हुए भी ये बात संक्षिप्त में रखी गई है। अब मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय सुंदराम वर्मा जी द्वारा चाहे वृक्षारोपण की बात हो, कम तकनीक में वृक्षारोपण की बात हो, या फिर जो बीज प्रजातियों का नवीनीकरण हो, नए ढंग से उन्होंने नई प्रजातियों को सामने रखा है, और जो जल संरक्षण की बात हो, इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे कृपया आप रखिएगा। तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आप मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से हैं, आप प्रश्न रखिएगा। जी ओम, सदन को नमन। सर, जो आपका पहले हम सुन नहीं पाए थे, तो जो 1 लीटर पानी में आप वृक्ष लगाते, जैसे हम लोग यहाँ पर मेड़ों पर भी वृक्ष लगाते हैं, तो वो उस पद्धति को समझाइए कि वो कैसी है। जी ओम। ये तकनीक है, उसमें ब्लॉक में वृक्षारोपण होता है। अगर आप सीमा पर करेंगे तो हमें थोड़ी निराई जुताई करनी पड़ेगी। ये इस तरह से करते हैं कि जो बरसात का पानी बरसता है जमीन में अवशोषित होता है, और या तो खरपतवार से बाहर आता है, खरपतवार होती है उससे सूखता है, या फिर जमीन की नमी की कुछ वाष्प बनती है, और वाष्प बनकर जब वो बाहर निकलती है तो एक सुराख का रूप लेती हुई आती है, उससे बहुत गहराई का पानी भी बाहर आ जाता है, और हम वैज्ञानिक भाषा में उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो इसको दोनों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी पहला मानसून आता है उसके 5-6 दिन में जो घास होता है वो उग चुका होता है, उसके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, उस समय एक गहरी जुताई करते हैं, तो घास खत्म हो जाता है और जमीन ऊपर से पोली हो जाती है, तो वो बरसात का पानी जमीन में ही समा जाता है। और फिर जब आखिरी मानसून होती है
उस समय एक जुताई और करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो बची कुची खरपतवार खत्म हो जाती है और जो ऊपर की जो सुराखें हैं वो टूट जाती है और जमीन का पानी जमीन में ही रहता है। उसके बाद में दूसरी जुताई के बाद में, यानी मानसून के बाद में, मानसून निकलने के बाद में, बरसात में हम नहीं लगाते हैं, बरसात में पौधे की आदत ही नहीं पड़े पानी पीने की, इसलिए मानसून के बाद में दूसरी जुताई के बाद में लगाते हैं। तो लगाते समय एक छोटा सा गड्ढा करते हैं, 4-5 इंच लंबा चौड़ा, 1.5 फीट गहरा, और 1.5 फीट गहरे गड्ढे में जब पौधा लगाते हैं तो नीचे का जो हिस्सा है उसमें 1 फीट जो है वो पौधा लगाने में कवर हो जाता है, ऊपर 6 इंच बचता है, उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं। फिर पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती और अगले मानसून तक हम हर 3 महीने बाद में निराई गुड़ाई करते रहते हैं। उसमें घास नहीं हो और जो ऊपर की जो सुराखें हैं वो टूटती रहे, और अगले मानसून के बाद में कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो पौधे अपने आप बढ़ जाते हैं। और अगर तेज गर्मी भी पड़े मई जून में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पौधों पर, पौधों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे पौधे हरे चलते रहेंगे। जी जी सर। धन्यवाद सर। और अभी अभी नीकराम शर्मा जी और सीतपाल जी का भी फोन था कि वो अभी आपको सुन रहे थे और यात्रा में हैं, इसलिए फिर थोड़ी देर बाद जुड़ पाएंगे। दोनों पद्मश्री हैं और आप लोग साथी भी हैं। साथ में मैं अब पहले पहुंचा क्योंकि अभी हैंड रेज नहीं है, तो मैं आदरणीय पवन कुमार सर जो कि योग आहार के वरिष्ठ सदस्य हैं, सर प्रारंभिक सदस्य। सर मैं जी एक जी प्रश्न और पूछ लूं कृपया। सर, जैसे हाँ बहुत सारी आपने जो किस्मों की जानकारी दी है, तो सर इसका केवल क्या राजस्थान में ही हो सकता है या देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी इनको उगाया जा सकता है? नहीं, जैसे काबुली चना है वो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी पैदावार दी है, वहाँ 1-2 केवी के कृषि विज्ञान केंद्रों पर लेके गए थे तो वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसका। सरसों यूपी तक, आगरा तक हमने दिया है राजस्थान के अलावा, और हरियाणा में भी भेजा है, हरियाणा में भी अच्छी पैदावार दी है उसने। तो ये जो चीज किस्में हैं वो और जगह भी काम आएंगी, गेहूं भी होगा तो और जगह भी काम आएगा। तो ऐसी बात हाँ नहीं है कि, क्योंकि जो परीक्षण होता है पीपीयू एंड एफआरए में वो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में लेते हैं और वहां वो अच्छा मिलता है तो फिर सब जगह उसको दिया जाता है। जी जी, क्योंकि सर ये ट्रायल में जो है अलग अलग मौसम के आधार पर कुछ परिवर्तन होता है, इसलिए मैंने पूछा। और सर हाँ हाँ, मान लो हमको चना चाहिए तो फिर कैसे मिलेगा? हम बाई पोस्ट से भेज पाएंगे। जी जी जी, तो हाँ सर आपका मोबाइल नंबर दें। हाँ, मोबाइल जी, नंबर। मैं पोस्ट कर लेता हूँ, हाँ मोबाइल नंबर मैं मैसेज कर हाँ, लेता आप हूँ आदरणीय। सबको सर्कुलेट कर दीजिए आप। हाँ जी जी, सबको सर्कुलेट हाँ, कर मैं देते एक हैं। बात और कहना और चाहूंगा कि एक हमारे परिवार में एक बच्चे ने बीएससी एजी करके एमएससी किया, और उसने उसने जो यूनिवर्सिटी थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, उसमें उन्होंने स्टार्टअप इंक्यूबेशन के लिए अप्लाई किया कि वो सर्विस नहीं करेगा और इन देसी किस्मों को मतलब मार्केटिंग शुरू करेंगे। तो उसको स्टार्टअप मिला है, और सही तरीके से ग्रेडिंग करना, सही पैकिंग करना, सही उसको गुणवत्ता जांच करना, और फिर वो मार्केटिंग शुरू कर दी है, तो आपको आराम से मिल जाएंगे जो भी चाहेंगे। जी, ये अच्छी बात है। और आदरणीय मेरा जी ने लोक महत्व और किसान की महत्व के प्रश्न पूछे, तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पहले आदरणीय श्री पवन कुमार सर से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप इस वार्ता में शामिल हों, अगर आप रेंज में हैं तो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रश्न लेते हैं। जी धन्यवाद दिनेश जी। और आज के मुख्य वक्ता सुधाराम वर्मा जी का अभिनंदन, पुनः इस योगाहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज आपने जो पिछले बार के मुकाबले अब आपने जो प्रगति की है, विशेषकर इन नई वैरायटीज और जो स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनको और लोगों तक विस्तारीकरण करना,
तो उस उपलब्धि के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, और आपके परिवार के उस सदस्य के जो कि अब इसको एक स्टार्टअप के रूप में आगे ले जा रहा है, और ये जन-जन तक के जो भी इसको उपयोग करना चाहें, खरीदना चाहें, वहाँ तक के पहुँचेगा। तो निश्चित रूप से जो हम बीजों के आदान-प्रदान की बातचीत कर रहे थे, उसको अब एक व्यावसायिक रूप को ध्यान में रखते हुए जो प्रयास किया गया है, उससे उसका जो स्थायित्व है, उस गतिविधि को लगातार करने की जो संभावनाएँ हैं, वो उसमें कई गुना ज़्यादा वृद्धि हो पाएगी। ऐसी आशा है, ऐसी शुभकामनाएँ भी हैं कि इस तरह के स्टार्टअप के माध्यम से हम अपने कार्यों को भी विस्तार कर सकते हैं, और कार्यों के विस्तार करने के साथ जो एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है और नौकरी करने की जो समस्या है, उस पर भी थोड़ा-सा अपना नियंत्रण हो सकता है। साथ ही इसमें अन्य जो फ़ायदे हैं, वो तो ख़ैर है ही। मैं इस अवसर पर ये भी आपको मतलब बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये पानी को संरक्षण करने की और पेड़ लगाने की 1 लीटर पानी की जो विधि है, इस विषय को भी उसके आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इस चीज़ का अगर कोई वीडियो अगर कोई बना हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें ये प्रैक्टिकली करके किसी ने आपने बताया हो, या किसी और में, जैसे ये आप बता रहे थे कि वन विभाग करीब कई सारे हेक्टेयर में इसका रेप्लिकेशन कर रहा है, तो ये सबके लिए एक और अच्छी तरह से समझने का एक माध्यम हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल कोई कार्य हो कि ये कैसे होगा, तो शायद हमारे अन्य किसान भी और अन्य लोग भी इसको वीडियो को देख कर के भी इसको प्रेरित होंगे कि इस तरह की पद्धति को हम कैसे इस्तेमाल में कर सकते हैं और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मेरा प्रश्न ये भी है कि कोई अगर आके देखना चाहे और किस तरह से ये पद्धतियों का जहाँ पर भी आपने कार्य किया है, तो उनके जो अन्य लोग हैं, उनके साथ भी आने वाले समय पर अगर वो भी अपने विचार अगर देंगे, तो बहुत अच्छा इसमें रहेगा, ऐसा मेरा एक सुझाव है। मैं आपके कार्यों का और आपके जो मेहनत है और आपने जो इस महत्वपूर्ण विषय पर, पानी के विषय पर आपने जो सोचा है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका इसी तरह से जो ये कार्य हो रहा है, नए-नए आपके जो अभिनव प्रयोग हैं, वो आपके प्रयोगों के साथ-साथ जन-जन तक पहुँचे, इसी शुभकामना के साथ, और आशा ये भी करते हुए कि आप समय-समय पर इस योगाहर कार्यक्रम में भी आप उपस्थित होकर के अपने अनुभवों को हमारे बीच में भी शेयर करेंगे, और हमारे बाकी जो किसान हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके साथ निरंतर आपका संवाद जारी रहेगा। इतना कह कर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक तो जो 1 लीटर पानी वाली टेक्निक है, वो दूसरे प्रदेश जो हैं, हरियाणा से लोग आए हैं और पंजाब से संपर्क हुआ है, और गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ आने की। तो मैंने उनको यही कहा है कि आप जो मई जून का जो तेज गर्मी है, उसमें आप 1 साल के लगाए हुए पौधे देखें, 6 महीने के लगाए हुए देखें, 2 साल के देखें, 5 साल के देखें। तो ये कोशिश है कि इस टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा दूर में फैलाएं। और दूसरा निवेदन ये है कि जो हमारी एक संस्था है स्वाभिमान, जो दूसरी जो लोग इस पे देसी बीजों पे काम कर रहे हैं, उनको संकलित, उनके काम को डॉक्यूमेंट करते हैं, और वो राष्ट्रपति से अवार्डेड हैं 3 और। तो उनको भी हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जोड़ा है, और जल्दी ही उनके भी स्टार्टअप के माध्यम से उनके सभी बीज जो हैं, वो किसानों को उपलब्ध होंगे। और जितने भी जो लोग देसी काम कर रहे हैं, देसी बीजों पे, हम सबको इस योजना से जोड़ने का काम शुरू कर रहे हैं। जी, जी, जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्योंकि इस मंच पर भी करीब 15 ऐसे लोग आए हैं, जो कि देसी बीजों पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जितने भी लोगों ने इस तरह से कार्य किया है बीजों के ऊपर, परंपरागत बीजों के ऊपर, जैविक बीजों के ऊपर,
उन सबको एक साथ जोड़ते हुए एक संवाद हो सकता है और उनकी आपस में एक दूसरे से जुड़ाव करने की संभावनाओं को भी बिल्कुल निश्चित रूप से इसको करने की जरूरत है। इन 15 लोगों का जो दस्तावेजीकरण है वो दिनेश जी ने भी कर रखा है, वो एक किताब के रूप में भी आया है, आ रहा है, मतलब अभी तैयारी हुई है उसकी, तो उसके बारे में भी और बातचीत आपके साथ करेंगे अलग से। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इस वार्ता की इस मुख्य और विशेष पड़ाव के लिए। और आज योगाहार के जैसे 1632वां दिवस है, तो मैं इस पे गौर कर रहा था कि 16-32 और 16 दूनी 32 ये दुगुनित रूप दिखा रहा है। तो आज आदरणीय सुंदराराम वर्मा सर आपके आने से हमें दुगुनित ऊर्जा प्राप्त हुई है और इसी दिशा में मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय उपस्थित सदस्यों से, जो कि भारत के अलग-अलग राज्यों से यहाँ पे उपस्थित हैं इस मंच पर, कि अपने प्रश्न आपके प्रश्न हों, कृपया आप रखिएगा। और अभी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर आपका पुनः हैंड रेज़ था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कृपया बात रखिएगा। ओम वो तो हैंड रेज़ वैसे ही हो गया था, पर मैं बीजों के संबंध में ही तो थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में भी 2-3 लोग ये काम कर रहे हैं, तो सर आपका उनसे जुड़ाव है या नहीं है? और नहीं है तो हमारे आदरणीय दिनेश जी उनका जुड़ाव भी कर दें, तो उनको भी आपकी योजनाओं का लाभ होगा। जी ओम। हाँ, बाबूलाल जी दहिया से मेरा संपर्क है और उनके पास बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन उनका जो प्रॉपर जो अध्ययन है उसकी जरूरत है, उसमें निकालने की जरूरत है। मक्खन की जो विकसित किस्में हैं उनसे भी ज्यादा अच्छी पैदावार हो, ज्यादा अच्छा गुणवत्ता हो, ये सब देखने की बात है, तब जाके वो आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। और 2 लोग और हैं सर, एक गुजर जी हैं और एक और अभी बालाघाट से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने वो भी काम कर रहे हैं, नई उम्र के ही व्यक्ति हैं। आपका उन्हें अनुभव मिलेगा तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं आदरणीय दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि जो पिछले दिनों अपने इसी में जुड़े थे उनसे भी एक, और आदरणीय पवन सर ने जो कहा है तो ये निश्चित रूप से इसको जल्दी कराएं, तो सारे लोगों का एक मंच पे आ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी और इससे किसानों का बहुत लाभ होगा। जियो। जी सर। जी जी आदरणीय ये महत्वपूर्ण रहेगा कि और मैं पुनः इस दीपावली के बाद जैसे भी आदरणीय सदस्यों को समय मिलेगा, हम एक मंच पर बीज रक्षकों की या बीज नायकों की मंच पर होंगे और सभी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये बात महत्वपूर्ण आपने कही है कि हम बीज संरक्षण या बीज बैंक तो बना लेते हैं, लेकिन उनमें क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है, उसको आगे ले जाना अगला पड़ाव हमारा रहेगा और बड़ा चैलेंजिंग पड़ाव है जिसको आप सरलता के साथ आगे बढ़ा भी रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, आप महाराष्ट्र से हैं और आप किसान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं। कृपया आप अपना प्रश्न या सुझाव रखिएगा। धन्यवाद दिनेश जी। आज की चर्चा बहुत अच्छी हो रही है और जो मुख्य अतिथि जी ने जो बात कही उसमें महत्वपूर्ण बात है कि अभी वैज्ञानिक जो प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं भी ब्रीडिंग का काम करता हूँ और मैं भी ब्रीडर ही हूँ, ब्रीडिंग में मेरी डॉक्टरेट है, तो निश्चित रूप से जिसमें 3-4-5 साल में रिजल्ट मिलते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, चाहे हाइब्रिडाइजेशन के हो, म्यूटेशन ब्रीडिंग के हो, ऐसी, क्योंकि उन्हीं के लिए सरकारी फंड मिलता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के प्रोसेसेस है जिसमें 8-10 साल लगते हैं और उसके बाद में कोऑर्डिनेटेड ट्रायल्स वगैरह सब होते हैं, तो इसके लिए जो एक सिस्टम बनी है, सिस्टम गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की भी बहुत अच्छी है, लेकिन उस में देसी बीजों के जो उन्नयन का काम होना चाहिए, डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, वो नहीं के बराबर है। तो आज के मुख्य अतिथि जी ने जो बातें बताई कि निश्चित रूप से कुछ वेराइटीज उन्होंने जो निकाली है और उसके साथ बोलते समय उन्होंने कुछ बोला भी कि हाँ, इसमें
कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उपज कम है, या उपज ज्यादा है लेकिन कंटेंट्स कम है, तो निश्चित रूप से 2-3 क्रॉप से जिसको मुख्य अतिथि जी कहते होंगे कि भाई इसमें ये एक प्लस पॉइंट है लेकिन एक माइनस पॉइंट है, तो ऐसे कुछ आइडेंटिफाई करके उनको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जो तौर तरीके वैज्ञानिक तरीके हैं। तो निश्चित रूप से अगर मुख्य अतिथि चाहे तो हम अपनी सेवाएं उनको देने के लिए मैं तैयार हूँ, और उस काम को अगर आगे बढ़ाना है तो जो भी चाहे तो उस प्रकार का काम में हम हाथ बटाने के लिए भी तैयार है। बहुत अच्छा प्रयास है, और इसी प्रयास के माध्यम से, क्योंकि देसी बीजों में जो यील्ड कैपेसिटी है वो कम है, लेकिन उसमें गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और जो डिसीज रेजिस्टेंस है वो भी बहुत अच्छा है। तो इनको आगे बढ़ाने की जो प्रयास चल रहा है मुख्य अतिथि के माध्यम से, या स्वामी का जो ट्रस्ट चल रहा है उसके माध्यम से, बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं उनको इस काम के लिए दीपावली के शुभ पर्व पर शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी क्रम में जो आपने प्रोत्साहन के शब्द कहे हैं, आपके पश्चात मैं पहुंचता हूं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, और आदरणीय शरद वर्मा सर, आप एक विशिष्ट किसान हैं, प्रयोगधर्मी किसान हैं, कृपया आप बात रखिएगा। जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। मैं पहले दिनेश जी को बहुत आभार करता हूं कि वो बहुत अच्छे इतने मुख्य अतिथि लाते हैं। मैं चाहता हूं कि जो अभी लौकी गिलकी के देसी चीजों में जो मुजक आ रहा है, तो उसके लिए कोई नई प्रजाति या वैसा मिल सकती है क्या? लौकी है, प्रश्न दोबारा गिलकी है, बताइए। करेला। लौकी गिलकी करेले में सर मोजक बहुत आ रहा है आजकल, वायरस मोजक। तो उसकी वजह से हम लोगों के यहाँ की ये फसल है कम पैदावार दे पाती है। तो इसमें हमें ऐसा मिल सकते हैं क्या देसी बीज, लौकी, गिलकी, करेला? नहीं, इन चीजों पे मैंने काम नहीं किया है, लेकिन हरियाणा और मध्य प्रदेश में कुछ किसान हैं ऐसे जिनके पास इनकी कई सारी किस्में हैं, तो उसमें अगर उन्होंने प्रॉपर अध्ययन किया है तो जरूर मिलेगी, क्योंकि देसी किस्मों में ये गुण तो होता ही है, लेकिन वो किस्में है ये अध्ययन करने से ही पता चलता है। और ये जो अपना गेहूं की वैरायटी है सर, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाला कौन सा वैरायटी है जिसमें कि हमें ज्यादा प्रोटीन मिल जावे? उसके विषय में थोड़ा बताइए। वैसे जो देसी किस्मों में तो प्रोटीन ज्यादा ही होता है। जो भी देसी गेहूं की किस्में हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का सरबती गेहूं हो या उत्तरी भारत का C306 हो, उसमें प्रोटीन करीब 12% 11% के आसपास होता है। और जो विकसित किस्में हैं वो भी वही विकसित की जा रही हैं जो जिसमें थोड़ा अच्छा प्रोटीन हो। सर मैं बाकी मुझे देसी का पता है कि इन दोनों में अच्छा है जो देसी किस्में हैं गेहूं। जी सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि 1800 ईस्वी के अंतर्गत जो अपना गेहूं था, उनमें कुछ ऐसी वैरायटियां थी देसी जिनमें कि 40 के आसपास प्रोटीन होता था। और अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के कृषि मेले में गए थे, तो वहां हमने देखा कि वहां का जो गेहूं है उसमें 23% प्रोटीन था। तो वो 200 रुपए किलो बिक रहा था। वो सिर्फ इसलिए अपने भारतवर्ष का गेहूं नहीं लेते हैं कि उनका कहना था कि जो प्रोटीन है वो आपका 9 से कम है, इसलिए हम आप लोगों के यहाँ का जो गेहूं है वो नहीं खरीद सकते। तो सर अपनी कोई वैरायटी ऐसी विशिष्ट है क्या जो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन दे सके? अभी तो बहुत ज्यादा किस्मों पे काम नहीं किया। मेरा एक ही लक्ष्य था कि ये जो देसी गेहूं है इसकी पैदावार कम है, लेकिन ये आड़ी गिर जाती है तो लोग ज्यादा बोते नहीं हैं, लेकिन इसकी जो कीमत है वो जबरदस्त है। तो मैंने इसको छोटा करने का वो कोशिश किया। तो 20-25 साल, पिछले 30 सालों से ये मैं प्रयास में था। तो मुझे 13-14 साल पहले एक नेचुरल म्यूटेशन मिला, तो उससे इसको छोटा किया है। पैदावार भी अच्छी होगी और देशी भी होगा।
लोग कर रहे हैं। हमें दो बातें जरूरी है कि लोग क्या चाहते हैं और दूसरी गुणवत्ता क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो गेहूं यहाँ जो आटा बनाने वाली कंपनियां हैं वो 16% तक का आयात करती है, उतना ही मिलता है उनको। बाकी हमारे यहाँ इतनी है नहीं, ऐसी वैरायटियां है नहीं। जी सर जो पुरानी जो जैसे सोना मोती ऐसी वैरायटियां कुछ पुरानी जो थी और भी, तो कोई ऐसी और भी पुरानी वैरायटियां अगर हों जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो तो सर हमें उपलब्ध कराइएगा। मैं कोशिश करता हूं, जहां भी कुछ किसान केवल गेहूं की वैरायटियां तैयार कर रहे हैं तो उनके पास जरूर हो सकती है। जी सर, धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और जैसे ही हम समय की गति आगे बढ़ रही है और संपन्नता की तरफ प्रोग्राम संपन्न हो उस तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे हिंड्रेंस भी बढ़ रहे हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये वार्ता आगे भी आने वाले दिवस पर हम करें। और इसी क्रम में मैं समय कम लेते हुए आदरणीय शशिकांत तिवारी जी के पास पहुँचता हूँ कि कृपया संक्षेप में आप प्रश्न करिएगा। आदरणीय शशिकांत तिवारी जी तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आप तक मैं पहुँचूँ और कृपया आप अपना प्रश्न रखिएगा, तत्पश्चात हम फिर आगे बढ़ते हैं, समय को देखते हुए। जी ओम, सदन को प्रणाम। दिनेश जी, हेलो। जी, हाँ, आप बात रखिएगा सर। जी। हमारे गांव महाराष्ट्र में पूज्य स्वामी विजय देव जी आए हैं, तो उनसे दो मिनट बातें करने दो। हाँ, ओम जी प्रणाम। ओम जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी, हाँ, बहुत-बहुत प्रणाम। सभी को। हाँ, बहुत प्रणाम। मैं आदरणीय जी आया था अब तो जैविक खेती का प्रोग्राम हो रहा चल रहा है, सुन खुशी लगी मुझे, जो लगभग जुड़े हैं। तो मैं सोचा तो किसान जैविक खेती से तो करने के लिए रखते हैं, तो इसका से अलग अलग जो बीमारी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए बा योगा यदि आपका एडवांस योगा प्रैक्टिस करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं उस बारे में, और अलग अलग बीमारी से छुटकारा कैसे मिलेगा है संबंध में एक यदि आप लोग निष्पत्ति करें तो इस बारे में आदरणीय गजानन जी मुझे, मैंने बोला ठीक है आप थोड़ा बात कर लीजिए। तो 2 सप्ताह योगा में संबंधित क्या क्या योगा करे, कौन से करे। जी आदरणीय। दूसरा है बीमारी यदि है हम कैसे छुटकारा बोलिए। जी आदरणीय, अभी ना तो आप इन जो संबंध में जैसे आप लोग का आपकी आवाज़ कट रही है और समय भी इस योगाहार का हो रहा है, तो मैं निवेदन करता हूँ आपसे भी आदरणीय स्वामी जी और आदरणीय बाजड़ जी से कि हम अलग से बात कर लेंगे, फिर इसी विषय पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ समुचित रूप से यहाँ पे आ रही है। जी, और आपका बहुत-बहुत आपने अपनी वाणी के माध्यम से दर्शन दिए और साथ में जी, आप प्रश्न रखा, लेकिन हम फिर से आपसे अलग से फ़ोन इन प्रोग्राम करेंगे ताकि समझ सकें और इस पे वार्ता कर पाएँगे। आदरणीय शशिकांत तिवारी जी अगर जी, ओम धन्यवाद, प्रणाम। जी, सादर धन्यवाद। आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो आप अपना प्रश्न रखिएगा और फिर आज का कार्यक्रम संपन्न होगा। आदरणीय तिवारी जी। संभवतः वहाँ तक आवाज़ जी ओम, मेरा कोई विशेष प्रश्न नहीं था। जो बालाघाट से आए थे राजकुमार जी, उनके यहाँ मैं गया भी था। उन्होंने भी लगभग 180 वैरायटी का संरक्षण किया है, तो उनको इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बीज का विकास होगा, अच्छे बीजों का विकास होगा। जी धन्यवाद। जी, निश्चित ही बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, निश्चित ही वो इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे और ये
भी कहना आवश्यक है कि ये सभी का प्रोग्राम है, कोई भी इससे किसान भाई जुड़ सकते हैं, उपभोक्ता बंधु जुड़ सकते हैं और इन सभी बिंदुओं पर जो कि अलग-अलग माध्यम से प्रश्न के रूप में भी आए हैं, मार्गदर्शन हेतु भी आए हैं और आज के मुख्य वक्ता जी ने जो बिंदु रखे हैं और ये बड़े संक्षेप में आज वार्ता रखी गई है कम समय के दृष्टिगत करते हुए। तो मैं आदरणीय मुख्य वक्ता जी आदरणीय सुंदराम वर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आप आज के सत्र के अंतिम वचन कुछ बोलना चाहें, तत्पश्चात हम आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि 1 लीटर पानी की तकनीक का उपयोग करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अगर 1 लीटर पानी से रेगिस्तान हरियाली में बदल सकता है तो इस पर काम किया जाए और जैव विविधता का जितना हो सके उतना संरक्षण किया जाए और उसका पूरा अध्ययन करने की सुविधा किसानों को दी जाए और जल संग्रह की जो भी तकनीकें हैं उसको अपनाकर जल का उपयोग किया जाए। धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आदरणीय शरद वर्मा सर के पास पहुंचता हूं और ये निवेदन आदरणीय सिंगोरिया सर, कृपया आप शायद आपका हैंड रेज है क्या? अगर हैंड रेज है तो अपनी बात रखिएगा, तत्पश्चात आप ही से निवेदन करूंगा कि कृपया आज के कार्यक्रम को संपन्न करिएगा। सभी का धन्यवाद करिएगा, मुख्य वक्ता जी और दिनेश सर वो दीमक वाला रह गया सर का। अच्छा, हाँ जी दीमक जी जी धन्यवाद। यानी मतलब ऐसे जो अच्छे जो वेरीफाइड हैं फॉर्मल सेक्टर से, यूनिवर्सिटी से, तो ऐसी जो तकनीक है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे दीमक वाला है। जी, तो ये बिंदु भी आपने अपने सारांश के रूप में रखा है। मैं पुनः आदरणीय वर्मा सर आपके पास पहुंचता हूं कि आज के कार्य को यहीं संपन्न करिएगा। सभी का धन्यवाद आपकी मुखार बिंदु से हो। जी, आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, हमारे दादू ने कराया और आज के हमारे मुख्य अतिथि वर्मा जी ने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई हैं और ये हमारे यहाँ जो पैदावार है और देसी जो स्वाद जा रहा है वो वापस आने के लिए बहुत अनिवार्य है देसी चीजों को लाना और ऐसे ही आप हमें बार बार हमारे सदन में आते रहें और हम लोगों को प्रकाशित करते रहें। इतना ही बहुत आपका धन्यवाद और आज के जो हमारे शामिल हुए हैं सदस्यों का सभी को बहुत बहुत आभार। कल फिर नए अतिथि के साथ 5:30 बजे फिर मिलेंगे। जी ओम, प्रणाम, जय गौ माता। प्रणाम, धन्यवाद। जी, जी आदरणीय, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और संभवतः हम जल्दी ही आदरणीय सुंदराम वर्मा सर को एक दूसरी सेशन में 23 तारीख को सुनने जा रहे हैं। तो उस संबंध में आदरणीय आज के मुख्य वक्ता जी यानी वर्मा जी से आदरणीय पवन सर से अलग से वार्तालाप करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिनेश सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमेशा ऐसे सदन में वो जो खोजी प्रवृत्ति है उनकी हमेशा बनाए रखें और नए-नए अतिथि को हमारे सदन में लाते रहें। जी प्रणाम।